सोचिए एक ऐसी सुबह है जहां मौसम बड़ा सुहाना है। एक इंसान एक कैफे के बाहर खड़ा है और खुद से एक कहानी कह रहा है। हम्म। वो खुद को समझा रहा है कि वो वहां सिर्फ इसलिए है क्योंकि ट्रेन स्टेशन पास में है और वहां की कॉफी काफी अच्छी मिलती है। दिमाग बार बार कह रहा है कि भाई इसका किसी और इंसान से या किसी नई आदत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सही बात है, दिमाग बस रैशनलाइज कर रहा होता है उस वक्त। एग्जैक्टली हम्म। पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। एक ऐसी सच्चाई है जिसे दिमाग मानने से पूरी तरह इनकार कर रहा है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं वो कुछ ऐसी ही बेचैनी के बारे में है। बिल्कुल। आज हम द डेंजरस कंफर्ट ऑफ बीइंग सीन के दूसरे हिस्से, जिसका नाम है कॉफी दैट टर्न्ड इनटू हैबिट, इसका डीप डाइव कर रहे हैं। इस चर्चा का पूरा मकसद ये समझना है कि कैसे दो अनजान लोगों के बीच एक छोटा सा संयोग, एक कोइंसिडेंस, धीरे धीरे दबे पांव एक आदत और फिर एक ऐसी भावनात्मक जरूरत बन जाती है जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन सा लगने लगता है। इंसान को ना हमेशा से लगता है कि उसकी जिंदगी की जो स्टीयरिंग व्हील है वो सिर्फ और सिर्फ उसके अपने हाथों में है। Right. हम सब एक इल्यूजन में जीते हैं कि हम जो चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, एक फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल होता है हम सब में। वही तो। और इस कहानी की शुरुआत में रिया का जो किरदार है वो इस कंट्रोल वाले इल्यूजन का मतलब सबसे बड़ा उदाहरण है। Right. रिया एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ उन्हीं रूटीन्स पर विश्वास करती है जो उसने खुद बनाए हैं। पर फिर लगातार तीसरे दिन वो खुद को उसी कैफे के बाहर खड़ी पाती है जहां वो पहली बार कबीर से मिली थी। और यहीं से शुरू होता है खुद को धोखा देने का एक लंबा सिलसिला। वो अंदर ही अंदर जानती है कि वो कॉफी के लिए नहीं आई है, पर दिमाग एलिबी या बहाने तय करने में लगा है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर इस डिनाइल या इनकार को थोड़ा और गहराई से देखें तो ये बिल्कुल सुबह के उस स्नूज बटन जैसा है ना? ओ वाओ, हाँ बिल्कुल वैसा ही है। मतलब नींद खुल चुकी होती है, हमें पता होता है कि सुबह हो गई है, लेकिन हम बार बार उस बटन को दबाकर खुद को एक झूठी तसल्ली देते हैं कि मैं अभी भी सो रहा हूं, कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूंगा उठ जाऊंगा। हाँ, और रिया भी ठीक वही कर रही है। एग्जैक्टली वो कैफे के दरवाजे पर खड़ी होकर खुद का स्नूज बटन दबा रही है, पर जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है और कबीर उसे देखकर कैजुअली कहता है यू लेट, यानी तुम लेट हो, उसका वो स्नूज बटन और वो पूरा धोखा एक झटके में टूट जाता है। क्योंकि योर लेट सिर्फ 3 शब्द नहीं है। अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को समझें तो दिमाग हमेशा एक होम्योस्टेसिस चाहता है। एक होम्योस्टेसिस मतलब एक बैलेंस। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो दिमाग एक इमोशनल थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। वो चाहता है कि जिंदगी का टेम्परेचर जैसा सेट है वैसा ही रहे, एकदम सेफ और दूर। रिया का थर्मोस्टेट सेफ और डिस्टेंट पर सेट था। राइट। पर कबीर की मौजूदगी उस टेम्परेचर को बढ़ा रही थी, इसलिए रिया का दिमाग लगातार बहाने बनाकर उस आंच को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। नई आदत दिमाग को खतरा लगती है, खासकर तब जब वो आदत किसी इंसान के रूप में आए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इंसान के रूप में आदत एक खतरा लगती है। बिल्कुल, पर कबीर ने उस नई आदत को, उस नए रूटीन को पहले ही अपना लिया है। रिया का वहां आना कबीर के लिए एक नेचुरल सी बात बन चुकी है, जबकि रिया अभी भी उस थर्मोस्टेट को कंट्रोल करने की कश्मकश में लगी हुई है। और रिया की प्रतिक्रिया देखिए इस पर, वो तुरंत एक डिफेंसिव मोड में आ जाती है। वो कबीर से ब्लिंक करके कहती है मैंने कब कहा कि मैं आ रही थी? हाँ, वो अभी भी फाइट कर रही है उस सच से। और कबीर का जवाब कितना आसान और शार्प होता है। वो कहता है तुमने ये भी तो नहीं कहा कि तुम नहीं आ रही थी। और इसके तुरंत बाद रिया एक और इमेजिनरी दीवार खड़ी करने की कोशिश करती है। वो उसके सामने बैठकर कहती है मेरे पास ठीक 10 मिनट हैं। एक बाउंड्री सेट करने की कोशिश। हाँ, जैसे उस 10 मिनट का टाइमर लगाकर वो उस पूरी सिचुएशन और अपनी बेचैनी को बॉक्स में बंद कर लेगी। पर कबीर भी बहुत आराम से उसकी इस नकली दीवार को मानता हुआ कहता है ऑफ कोर्स यू डू, और फिर मुस्कुराकर बोलता है कि डे 3 सेज अदरवाइज, यानी तीसरा दिन कुछ और ही इशारा कर रहा है। वो जो 10 मिनट वाली बात है ना, वो एक आखिरी हथियार है अपने अस्तित्व और कंट्रोल को बचाने का। पर जब डिनायल खत्म होता है, जब वो समझ जाती है कि अब बहाने नहीं चलेंगे, तो एक नया ठहराव आता है। यहाँ से उनकी आपस की बातचीत का तरीका बदलने लगता है, पर्दे हटने लगते हैं। जब दिमाग ये मान लेता है कि ठीक है, हम इस नए इंसान के साथ यहाँ हैं, तब गार्ड्स नीचे आने लगते हैं। और इसी दौरान एक बहुत दिलचस्प चीज होती है।
रिया का ध्यान उन छोटी छोटी बातों पर जाने लगता है जो पहले उसने बिल्कुल नोटिस नहीं की थी। हाँ, वही छोटी बातें। जैसे जब कबीर कुछ सोचता है तो कैसे अपनी उंगलियां टपटपाता है, या किसी सीरियस सवाल का जवाब देने से पहले वो एक छोटा सा पॉज लेता है। एग्जैक्टली जैसे वो सच में फिक्र करता हो कि उसके शब्द सही होने चाहिए। वही तो। और उसी वक्त रिया का ध्यान उस नोटबुक पर जाता है जिसमें कबीर कुछ लिख रहा होता है। जब रिया पूछती है कि वो क्या लिख रहा है, तो कबीर पहले तो टालना चाहता है, बोलता है कुछ खास नहीं। पर रिया जिद करती है और तब कबीर कहता है कि वो कहानियां लिखता है। वो कहानियां जो लोग आम तौर पर जोर से बोलकर नहीं सुनाते। वो सिचुएशंस जहां लोग कहने से ज्यादा महसूस करते हैं। ये बहुत ही गहरा मोमेंट था वहां पर। रुकिए एक मिनट, यहां मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या हुआ? हम रिया की दीवारों की बात कर रहे हैं, पर क्या कबीर खुद एक छलावे में नहीं जी रहा? कैसे मतलब? देखिए, रिया खुद को प्रैक्टिकल कहकर अपनी भावनाओं को छुपा रही है, ठीक है। पर कबीर भी तो कंटिन्यूअसली लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, दूर से बैठकर उनकी कहानियां अपनी बुक में लिख रहा है। क्या ये लोगों को दूर रखने का एक तरीका नहीं है? अच्छा, आपको लग रहा है वो भी एक शील्ड यूज कर रहा है? हाँ, एक ऑब्जर्वर या दर्शक बनकर रहना, ताकि खुद किसी कहानी का हिस्सा न बनना पड़े। क्या कबीर की ये नोटबुक उसकी खुद की एक डिफेंस मैकेनिज्म, एक ढाल नहीं है? ये वाकई बहुत ही जरूरी ऑब्जर्वेशन है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग दूसरों को बहुत गहराई से पढ़ते हैं, वो दरअसल खुद को पढ़े जाने से बचा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। ऑब्जर्वर बनने में एक सुरक्षा होती है, मतलब आप खेल देख रहे हैं पर मैदान में उतरकर चोट खाने का रिस्क नहीं ले रहे। लेकिन इस कहानी के इस हिस्से में एक फर्क है। कबीर की ये ढाल अब एक पुल का काम कर रही है, दीवार का नहीं। एक पुल का काम कैसे? दूसरों की उन बातों को पकड़ना जो उन्होंने कभी शब्दों में बयान ही नहीं की, ये अपने आप में इंटिमेसी यानी करीब आने का एक बहुत खतरनाक रूप है। यही वजह है कि जब कबीर कहता है कि वो उन कहानियों के बारे में लिखता है जहां लोग कहने से ज्यादा महसूस करते हैं, तो रिया बेचैन हो जाती है और वहां से नजरें चुरा लेती है। ओह, तभी वो लुक अवे करती है, क्योंकि रिया को डर लगता है कि कहीं कबीर उससे भी तो ऐसे ही नहीं पढ़ रहा। बिल्कुल। उसके गार्ड्स वैसे ही नीचे थे और अचानक से उसे लगता है कि कोई उसको इतने ध्यान से देख रहा है। उसके उन शब्दों के आगे का शोर सुन रहा है जो वो जुबान से नहीं कह रही। ये बिना शब्दों वाली ऑब्जर्वेशन ही कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाती है। और फिर वो दिन आता है जब हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। हाँ, बारिश वाला सीन। हाँ, बारिश इतनी कि स्ट्रीट लाइट्स थोड़ी धुंधली हो जाएं और आसपास के शोर में एक अजीब सा ठहराव आ जाए। दोनों स्टेशन के पास एक छोटे से शेल्टर के नीचे खड़े हैं। बारिश हमेशा से एक पॉज बटन का काम करती है। जिंदगी की रफ्तार अचानक से रुक जाती है और इंसान को एक जगह खड़े रहने पर मजबूर कर देती है। That makes sense. कबीर इस दृश्य में यही कहता है कि उसे बारिश में फंसना बहुत पसंद है, क्योंकि ये इंसान को रुकने पर मजबूर कर देती है। रिया जो हमेशा भागती हुई नजर आती है, कहती है तुम और तुम्हारे ये पॉजेज। तब कबीर एक ऐसी बात कहता है जो रिया के बिल्कुल आर पार निकल जाती है। वो कहता है तुम भाग रही हो, फिजिकली नहीं पर अंदर से। बाप रे। और रिया का रिफ्लेक्स एक्शन फिर से वही होता है, अपने पुराने आर्मर यानी ढाल को पहन लेना। वो फौरन खुद को करेक्ट करती है और कहती है मैं भाग नहीं रही, मैं बस प्रैक्टिकल हूँ। हाँ, वही डिफेंस मैकेनिज्म। पर कबीर उस प्रैक्टिकल शब्द को निकालकर एक और नया शब्द रख देता है। वो कहता है तुम प्रैक्टिकल नहीं हो, तुम केयरफुल हो। और साथ में ये भी जोड़ता है कि केयरफुल होना कोई बुरी बात नहीं है, पर इसकी वजह से अक्सर अकेलापन आ जाता है। He says it can be lonely. और यहाँ हमें समझना होगा कि प्रैक्टिकल होने और केयरफुल होने में क्या जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, प्रैक्टिकल होना मतलब फैक्ट्स और लॉजिक के हिसाब से फैसले लेना, लेकिन केयरफुल होने का मतलब है कि आप अंदर से डरे हुए हैं। आपने अपने आसपास इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर ली हैं ताकि कोई आपको चोट ना पहुंचा सके, पर उन दीवारों के अंदर सिर्फ आप ही अकेले रह जाते हैं। राइट। जिंदगी भर खुद को इस तरह सेफ रखने के चक्कर में इंसान उस सोची से ही बाहर निकल जाता है जहां कोई और उसे चुन सके। और कबीर की इस बात पर रिया के अंदर की वो पूरी दीवार जैसे ढह जाती है। वो एक ऐसी बात बोल देती है जो शायद उसने खुद से भी लंबा वक्त से नहीं कही थी। हाँ, और वो लाइन वाकई बहुत भारी है। वो कहती है आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई फेल्ट चोजन। मतलब मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैंने कब किसी की पहली पसंद होने का एहसास महसूस किया था। आम जिंदगी में अगर देखा जाए तो जब कोई इतनी भारी और वल्नरेबल बात हमारे सामने
अचानक रख दे तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम घबरा जाते हैं। एग्जैक्टली हम घबरा जाते हैं। हम तुरंत उस इंसान के दुख को फिक्स करने की कोशिश करने लगते हैं। अरे नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो, या देखना सब ठीक हो जाएगा। हम सोल्यूशन देने लगते हैं क्योंकि सामने वाले की उदासी हमें खुद बेचैन कर रही होती है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि कबीर वैसा बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। और यही इस पूरे इंटरेक्शन की जान है। इससे एक जरूरी सवाल खड़ा होता है कि ऐसी स्थिति में ठीक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। जब आप किसी को तुरंत ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आप अनजाने में उन्हें ये मैसेज दे रहे होते हैं कि उनका ये टूटा हुआ रूप, उनका ये दुख देखने में बिल्कुल आरामदायक नहीं है, इसलिए इसको जल्दी से छुपाया जाना चाहिए। वाह, हाँ, हम उनको वैलिडेट नहीं कर रहे होते हैं, हम उनको चुप करा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। कबीर ने वहां कोई नकली सहानुभूति नहीं थोपी, उसने कोई सल्यूशन नहीं दिया, वो बस वहां खड़ा रहा शांति से। उसने रिया के उस भरे हुए दुख को और उसकी सच्चाई को हवा में सांस लेने की पूरी जगह दी। उसने बिना कुछ कहे ये साबित कर दिया कि मैं यहाँ हूँ और तुम्हारे ये दुख मुझे डरा नहीं रहा है। अगर मैं इसको एक एनालिसिस से समझाऊं तो कबीर का ये तरीका एक खाली कैनवस बनने जैसा था। आमतौर पर जब कोई अपना दुख बताता है तो लोग उस खाली कैनवस पर अपने खुद के ओपिनियंस, सॉल्यूशंस और सिंपैथी का रंग फेंकने लगते हैं ताकि वो कैनवस खाली और उदास न लगे। पेंट फेंककर हम अपनी खुद की बेचैनी छुपाते हैं। हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल ठीक बैठ रही है यहाँ। पर कबीर ने उस कैनवस को खाली ही रहने दिया। उसने रिया को मौका दिया कि वो खुद अपने उस दुख को बिना किसी मिलावट के, बिना किसी जजमेंट के देख सके। उस शांति ने, उस चुपचाप खड़े रहने ने वहां एक ऐसी नींव रख दी जिसने उनके रिश्ते को एक छोटी सी आदत से निकालकर एक गहरी उम्मीद में बदल दिया। और इस उम्मीद का असर हमें अगले ही सुबह देखने को मिलता है। एक दिन पहले तक जो रिया अपने 10 मिनट और अपनी प्रैक्टिकलिटी का चोला पहने घूम रही थी, उसकी पूरी आवाज ही बदल जाती है। अगली सुबह कबीर का मैसेज आता है, कॉफी आज, या तुम फिर नखरे कर रही हो कि ये रूटीन नहीं है। अगर ये किसी भी और दिन की रिया होती तो मैसेज का लंबा चौड़ा डिफेंस आता, पर यहाँ रिया पहले टाइप करती है आई एम बिजी, यानी मैं व्यस्त हूं, पर एक ही मिनट बाद उसके हाथ खुद ब खुद टाइप कर देते हैं, बट मे बी लेटर। और कबीर का तुरंत रिप्लाई आता है, न्यू इट, यानी मुझे पता था। ये सिर्फ टेक्स्ट मैसेज नहीं था, ये बताता है कि अब बातचीत कैसे एक जरूरत बन चुकी है। जब आपस की चुप्पी चुभने लगे, जब मैसेजेस पर सी यू लेटर का मतलब दरअसल प्लीज डोंट डिसअपियर हो जाए, तब समझ लीजिए कि आदत एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच चुकी है। दोनों के बीच की लाइन इतनी धीरे धीरे क्रॉस हुई कि किसी को पता ही नहीं चला। सही बात है। ये वो वक्त होता है जहां आदत को एक सॉलिड रूप मिल जाता है। कहानी का अगला हिस्सा उस दिन आता है जब कबीर रिया के हाथ में एक मुड़ी हुई पेपर की चिट रखता है और कहता है कि इसे बाद में खोलना, क्योंकि अगर अभी खोला तो मैं इसे ओवर एक्सप्लेन करने लगूंगा, ज्यादा समझाने लगूंगा। जब रात को रिया अपने बिस्तर पर बैठकर उस स्केच को खोलती है तो वो एक इम्परफेक्ट रफ सा ड्राइंग होता है। उसमें रिया कैफे में बैठी हुई है, खिड़की के बाहर देख रही है और अपने ख्यालों में खोई हुई है। पर उस स्केच से ज्यादा भारी वो एक लाइन थी जो नीचे लिखी थी। ओह हाँ, वो लाइन, यू लुक लाइक समवन हु कैरीज इंटायर वर्ल्ड्स क्वाइटली। तुम किसी ऐसे इंसान की तरह लगती हो जो खामोशी से पूरी दुनिया उठाए हुए है। ये पढ़ने के बाद रिया बहुत देर तक उस स्केच को देखती रहती है, इतनी देर तक जितना उसको शायद नहीं देखना चाहिए था। वो इस लाइन की सच्चाई से हिली हुई थी। और तभी फोन पर कबीर का मैसेज आता है कि ड्राइंग को ज्यादा जज मत करना। रिया रिप्लाई करती है कि ये बुरी नहीं है। फिर एक लंबा पॉज आता है। हाँ, एक पॉज आता है और रिया लिखती है इट्स एक्यूरेट, ये बिल्कुल ठीक है। जिसके जवाब में कबीर बस इतना लिखता है, दैट्स बिकॉज आई पे अटेंशन। ये इसलिए क्योंकि मैं ध्यान देता हूँ। मैं ध्यान देता हूँ। सुनने में ये 4 शब्द बहुत आम से लगते हैं, पर आज के इस तेजी से भागते हुए दौर में, जहां हर कोई बस आगे निकल जाना चाहता है, जहां लोगों का ध्यान एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन तक भटकता रहता है, वहां किसी और इंसान पर इतनी गहराई से ध्यान देना, बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के, सबसे बड़ा उपहार है। बिल्कुल। और यही पॉइंट इस पूरे विश्लेषण का, इस कहानी का टिपिंग पॉइंट है। रिया को ये समझ में आ जाता है कि वो आदत वहां की कॉफी की नहीं थी, आदत उस कैफे की या वहां के मौसम की नहीं थी, आदत कबीर की थी। कबीर धीरे धीरे बिना कोई शोर मचाए उसकी जिंदगी, उसके दिन का हिस्सा बन चुका था। और
इसलिए ये पूरी कहानी और ये चर्चा हमें उस मुख्य विषय तक ले आती है जिसका नाम ही है द डेंजरस कंफर्ट ऑफ बीइंग सीन। सच्ची इंटीमेसी कभी भी बड़े बड़े दिखावों में या फिल्मी शोर शराबे में नहीं होती। वो तब आती है जब कोई आपकी उन बातों को नोटिस करे जिन्हें आप दुनिया से छिपाने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। वही असली पहचान है। जब कोई आपके उस हिस्से को देखे जो आप शब्दों से नहीं बोलते। इसे ट्रूली सीन होना या किसी के द्वारा पूरी तरह देखे और समझे जाना कहते हैं। पर एक्सपर्ट, आप मुझे ये बताएं कि स्रोत इस एहसास को एक डेंजरस कंफर्ट क्यों कहता है, एक खतरनाक सुकून। सुकून तो ठीक है, पर खतरनाक क्यों? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो सुकून इसलिए क्योंकि अब आपको दुनिया अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्स्टेंटली सबको ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप कितने स्ट्रांग या प्रैक्टिकल हैं। कोई है जिसके सामने आप सांस छोड़कर रिलैक्स हो सकते हैं क्योंकि वो बिना आपके कुछ कहे ही समझ रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहां एक्सप्लेन करने का बोझ खत्म हो जाता है। राइट। सुनने वालों के लिए बहुत रिलेटेबल होगा, हम सब ऐसी जगह ढूंढते हैं। हाँ, पर खतरनाक इसलिए क्योंकि एक बार जब आप किसी के सामने इस तरह देखे जाते हैं तो आपकी सारी दीवारें गिर जाती हैं। आपके सारे बचाव के तरीके या आर्मर जलकर राख हो जाते हैं। अब आप पूरी तरह से वल्नरेबल हैं, नंगे हैं उस इंसान के सामने। ओह, इसलिए डेंजरस है। बिल्कुल। डर इस बात का है कि अगर ये इंसान चला गया जिसके सामने आपने अपने आप को पूरी तरह खोल दिया था, तो वो नकाब दोबारा पहनना, वो दीवारें दोबारा खड़ी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आप वापस उस पुराने अकेलेपन में नहीं लौट सकते क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि चुने जाने का एहसास कैसा होता है। बाप रे, कितनी अजीब बात है ना। हम जिंदगी में अक्सर खुद को स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और केयरफुल बताते हैं। हम डींगे आंकते हैं कि हम अकेले सब मैनेज कर सकते हैं। पर कबीर ने ध्यान देकर रिया के इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। और इसलिए उस रात जब रिया लाइट बंद करती है तो वो अंदर ही अंदर इस बात को मान लेती है कि अब उसको कबीर का इंतजार रहने लगा है। वो सच्चाई को स्वीकार कर लेती है। हाँ, अब वो कैफे का बहाना नहीं बना सकती। ये एक साइलेंट सरेंडर है, खामोशी से अपनी हार और अपने नए एहसास को मान लेना। एक संयोग से शुरू हुई बात अब पूरी तरह से उम्मीद और जरूरत में बदल चुकी थी। टाइफ को समेटें तो कहानी इनकार और बहानों से शुरू होकर वहां पहुंची जहां माइक्रो ऑब्जर्वेशंस ने ढाल तोड़ने का काम किया। बारिश ने एक पॉज लगाकर सब कुछ रोक दिया, जहां से बातचीत और गहरी हुई। ब्लैंक कैनवस वाली शांति ने उस डर को खत्म किया और आखिरकार उस एक स्केच ने उस पूरे डेंजरस कंफर्ट को महसूस करवाया। रिया का स्नूज बटन दबाना अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। बिल्कुल सही कहा। वो जाग चुकी है और इस नए थोड़े डरावने पर बेहद खूबसूरत सुकून का पूरी तरह से सामना कर रही है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब चुप्पी सबसे शोर मचाने वाली आवाज बन जाए और किसी और के जरिए सच में देखे जाना दुनिया का सबसे आरामदायक पर डरावना एहसास बन जाए, तो हमारी जिंदगी में इसमें क्या सीख है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के सामने एक ऐसा ख्याल रखना चाहता हूं जिस पर आप फुर्सत में अकेले बैठकर विचार जरूर कीजिए। हमने इस पूरे डिस्कशन में देखा कि रिया कितनी मेहनत से अपनी प्रैक्टिकल और इंडिपेंडेंट वाली दीवार बनाकर बैठी थी और उसके बाद किसी के ध्यान देने पर कितना डरती थी। तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा पूरी तरह से देखे जाना और समझ लिया जाना एक खतरनाक सुकून है, तो क्या इसका मतलब यह है कि जिस अकेलापन, इंडिपेंडेंट होने और आज़ादी की हम मॉडर्न जिंदगी में इतनी दींगे हाँकते हैं, वो दरअसल आज़ादी है ही नहीं? ओह वाओ, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। हाँ, सोचने वाली बात है। क्या हमारी आज़ादी दरअसल एक दीवार है जो हमने सिर्फ इसलिए खड़ी की है क्योंकि हम अंदर से इस बात से बेहद डरते हैं कि अगर किसी ने हमें सच में देख लिया और फिर छोड़ के चला गया तो हम खुद को कैसे बचा पाएंगे? क्या हमारी खुद मुख्तारी, हमारा इंडिपेंडेंस दरअसल हमारा सबसे बड़ा डर है? सोचिएगा जरूर।